मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक युवा ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में आईएमए की ओर से 5 मांगे रखी गई हैं। इस पत्र को एसोसिएशन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। आईएमए ने लिखा कि 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक युवा ट्रेनी डॉक्टर की रेप कर हत्या कर दी गई। इस घटना ने देश के लोगों और मेडिकल समुदाय को हिलाकर रख दिया। इसके बाद 15 अगस्त को भीड़ की ओर से अस्पताल में तोड़फोड़ की गई और जहां पर पीड़िता मृत अवस्था में मिली उस जगह को बर्बाद करने का प्रयास किया गया। पत्र में लिखा गया है कि आईएमए ने इस मामले में समाधान के तरीके और अपनी मांगे सामने रखी हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा लिखे गए पत्र में आगे अपनी मांगों में कहा गया कि 1897 के महामारी रोग अधिनियम में 2020 के संशोधनों को दी हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल 2019 के मसौदे में शामिल करने वाले एक केंद्रीय अधिनियम से मौजूदा 25 राज्यों के कानूनों को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल हवाई अड्डे जैसे होने चाहिए। अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना और सुरक्षा प्रावधानों को अनिवार्य करना पहला कदम है। सीसीटीवी, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल इसके बाद हो सकते हैं। आगे कहा गया है कि पीड़िता द्वारा की जा रही 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट और अस्पतालों में सुरक्षित स्थानों की कमी और पर्याप्त आराम कक्षों की कमी, निवासी डॉक्टर्स के कार्यकारी और रहने की स्थितियों की पूरी तरह से समीक्षा की जाए। इसके अलावा अपराध के समय से और पेशेवर तरीके से जांच करना और समय से न्याय सुनिश्चित किया जाए। पीड़ित परिवार को उचित एवं सम्मानजनक मुआवजा देना भी आईएमए की मांग में शामिल है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने आज 18 अगस्त से 7 दिनों के लिए आरजीकर अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लागू की है। इस अवधि के दौरान वहां कोई सभा, धरना या रैली की अनुमति नहीं होगी। पेरिस ओलंपिक खत्म होने के बाद भारतीय पहलवान विनेश फोगाट कल शनिवार को पेरिस से वापस भारत लौटी। उनके स्वागत के लिए पहलवान साक्षी मलिक, पहलवान बजरंग पूनिया और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत हजारों की भीड़ मौजूद थी। रात को हरियाणा में अपने पैतृक गांव चरखी दादरी पहुंचते ही विनेश का जोरदार स्वागत हुआ और इस दौरान उन्होंने मेडल ना मिल पाने के बारे में भी बात की। विनेश फोगाट ने कहा कि ओलंपिक मेडल का घाव बहुत गहरा था, उससे उबरने में समय लगेगा, लेकिन आज जो मैंने अपने देशवासियों, परिवार और गांव वालों का प्यार देखा है तो मुझे इससे हिम्मत मिलेगी। विनेश ने साथ ही यह भी कहा कि मैं अभी कुछ कह नहीं सकती कि मैंने कुश्ती छोड़ दी है या आगे इसे करती रहूंगी। उन्होंने कहा कि जिंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हम पिछले 1.5 साल से एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो जारी रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल शनिवार को संगठन में कई अहम नियुक्तियां की। कांग्रेस अध्यक्ष ने एआईसीसी कानून, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी। इसके अलावा बिहार और त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस समितियों के अल्पसंख्यक विभागों के राज्य अध्यक्षों की नियुक्ति और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए वॉर रूम अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आधिकारिक पोस्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में चल्ला वामशीचंद रेड्डी, हरियाणा में नवीन शर्मा और जम्मू कश्मीर में गोकुल बुटेल वॉर रूम अध्यक्ष होंगे। वहीं शशिकांत सेंथिल राष्ट्रीय वॉर रूम के अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके अलावा उमैर खान बिहार अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष होंगे और रुहुल अमीन त्रिपुरा अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष होंगे। अब बात करें एआईसीसी कानून, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी की तो डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी विभाग के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सीनियर पैनल में 7 और कार्यकारी पैनल में 11 लोगों को शामिल किया गया है। दिल्ली की शराब घोटाला मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कल शनिवार 17 अगस्त को अपने पदयात्रा अभियान के दौरान पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान के आशीर्वाद से दिल्ली विधानसभा चुनाव तक उन्हें जेल में रखने की
भाजपा की साजिश विफल हो गई। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने किसी भी पार्टी नेता का नाम लिए बिना कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसियों ने उनके और केजरीवाल के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज किए हैं जो आतंकवादियों और ड्रग माफिया के खिलाफ दर्ज किए जाते हैं। आप नेता ने आगे कहा कि मैं 17 महीने बाद पड़पड़गंज के अपने भाइयों और बहनों के बीच आया हूं। भाजपा ने मुझे दिल्ली विधानसभा चुनाव तक किसी तरह फर्जी मामलों में जेल में रखने की कोशिश की, लेकिन बजरंगबली और राम जी के आशीर्वाद के कारण उनकी साजिशें विफल हो गईं। उन्होंने कहा कि आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री तास मोहिउद्दीन ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि मैं कुछ दिनों में फिर से कांग्रेस में शामिल होऊंगा। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुझे बहुत सम्मान दिया, लेकिन शायद लोगों ने हमें इन चुनावों यानी लोकसभा चुनाव 2024 में स्वीकार नहीं किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह यानी गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस में लौट आएं, मुझे बहुत खुशी होगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार 16 अगस्त 2024 को यह घोषणा की। जहां जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा, तो वहीं हरियाणा में 1 चरण में और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर 2024 को होगी। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड भी आगामी विधानसभा चुनावों वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन इनके लिए अभी तारीखों की घोषणा नहीं की गई। वहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि जो नेता देश में एक देश एक चुनाव चाहते हैं, वो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा सकते। आप पूरे देश में एक देश एक चुनाव का प्रचार करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो खुद की सुविधा देखते हुए लोकसभा में 7 चरण डाल देते हैं, तो कभी हिमाचल और गुजरात का चुनाव अलग अलग कराते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव साथ होगा, लेकिन उसका चुनाव अलग से कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की दोहरी नीति दिखाता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी को झटका लगा है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक उसके 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। सूत्रों ने बताया कि अनूप धानक, रामकरण काला, देवेंद्र बबली और ईश्वर सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ी। मूडा यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में कथित तौर पर अपनी पत्नी पार्वती PM को समय से पहले जमीन आवंटित करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। कर्नाटक CM सिद्धरमैया पर मुकदमा चलाने की यह मंजूरी कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई। अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस को घेरते हुए X पर लिखा कि नेशनल हेराल्ड से लेकर कर्नाटक के मूडा स्कैम तक कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का इतिहास अच्छी तरह से लिपिबद्ध है। कांग्रेस ने बार बार निजी लाभ के लिए लोगों के विश्वास को धोखा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस निर्णय को असंवैधानिक बताने की बजाय कांग्रेस को खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस खुद को एक तरफ दलितों और अल्पसंख्यकों का संरक्षक बताती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक मुख्यमंत्री दलित परिवार की जमीन हड़पने के मामले में संलिप्त हैं। यह कांग्रेस के पाखंड और परिवार केंद्रित राजनीति का एक और उदाहरण है। बिहार के भागलपुर में निर्माणाधीन सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल के पिलर नंबर 9 का एक हिस्सा ढह गया है। यह तीसरी बार है जब इस पुल का एक हिस्सा ढह गया। पुल के ढहने में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं अब इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नमामि गंगे के नाम पर कितना पैसा बह गया। बिहार में केवल एक पुल नहीं बहा है, कई पुल बहे हैं। अगर देश में सबसे ज्यादा पुल कहीं बहे हैं तो शायद बिहार में। उसके कई कारण हैं। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं। जब नदियां रास्ता बदलती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? उससे बड़ा सवाल है कि नमामि गंगे और गंगा की सफाई के नाम पर जो हजारों करोड़ रुपए आए वो साफ हो गए, उसका क्या? बिहार में पुल ढहने की घटना पर RJD नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि बिहार में पुल का गिरना ऐसा हो गया है कि जिस दिन नहीं गिरता उस दिन लगता है कि कुछ अनहोनी होगी। भागलपुर सुल्तानगंज अगुवानी पुल तीसरी बार लगातार गिरा है। तेजस्वी यादव के कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी की साख लगातार गिर रही है। अगर नीतीश कुमार फेंके हैं तो यह चिंता का विषय है
और अगर वे अनभिज्ञ हैं तो और बड़ी चिंता का विषय है। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि सरकार कौन चला रहा है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार शहर में 10 जून को सतनामी समुदाय के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में कल शनिवार को गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। बलौदाबाजार के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि यादव को दुर्ग जिले में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के मुख्यालय लाया गया। वहीं यादव ने भाजपा सरकार पर आगजनी मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाने का आरोप लगाया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।